नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय नज़रिए से देखने वाले एक पत्रकार, मशहूर राजनीतिक विश्लेषक, एक लेखक और अब एक नेता के रूप में आप लोगों के बीच में शामिल माननीय श्री नवनीत चतुर्वेदी जी। नमस्कार नवनीत जी। नमस्ते। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में और विभिन्न तरह के पहलुओं के बारे में जो ये अपने नज़रिए से भारतीय राजनीति में देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके जीवन के बारे में। तो मुझे याद आता है द ओपन कोर्ट। तो द ओपन कोर्ट के बारे में कुछ बताइए, क्या वो किसी चीज़ की कॉपी था, अपना कंसेप्ट था, क्या था? जी, मैंने 2016-17 के टाइम पे टीवी पर एक डिबेट शो मैंने स्टार्ट किया था। जी। उसमें स्टार्टअप ये दूरदर्शन से शुरू हुआ था, फिर कुछ प्राइवेट चैनल्स पर भी, साधना न्यूज़ में भी ये गया था ये। तो वो टॉक एंड डिबेट शो था जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स के ऊपर में अलग-अलग स्पीकर्स को बुला करके कुछ अलग-अलग टॉपिक्स पर हम बातचीत करते थे। तो आप इसको खुद का कंसेप्ट तो खैर नहीं कह सकते। डेफ़िनेटली उस टाइम जो रनिंग टीवी शोज़ वगैरह चल रहे थे, उन्हीं को देखा-देखी एक कॉपी करने की कोशिश की गई थी। शो का नाम मैंने द ओपन कोर्ट द रखा था। ओपन कोर्ट रखा था। जी। ठीक है। तो टॉक से एक महत्वपूर्ण पहलू की तरफ बढ़ते हैं कि आज के जो मुद्दे हैं वो तो खैर भटक ही गए हैं। उसके बाद बात आती है सांप्रदायिकता की। हुँ। भारत में जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, सांप्रदायिकता के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, हुँ। उसको आप कैसे देखते हैं कि वह क्या किन मायनों में वह सही है? जैसे हाल ही में नितिन गडकरी जी ने एक बयान दिया है कि देश में अगर मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएँगे, तो जो देश है वो लोकतांत्रिक नहीं रहेगा। देखो, सांप्रदायिकता का जो भी है ललित भाई, वो बहुत ही दुखद है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि इस देश में मुसलमान उतना ही देशभक्त है जितना कि मैं और आप देशभक्त हैं। यदि हम हिस्ट्री को उठा करके देखें, तो न जाने कितने ऐसे मुसलमान हुए होंगे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, शहीद हुए, मरे, खप गए, ख़त्म हो गए। देश जब आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी रियासतें थीं जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में अपना विलय किया। उसमें आप देखिए कि कितने ऐसे मुस्लिम नवाब या निज़ाम थे जो इंडिपेंडेंट थे। यदि आप 2-4 एग्ज़ाम्पल्स को छोड़ दो, तो सारे मुस्लिम नवाब और ज़मींदार और मुस्लिम बादशाह तो अंग्रेज़ों से लड़ मर कर के ख़त्म हो गए थे। जबकि जो हिंदू राजा हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो तो सब उस टाइम अंग्रेज़ों के चाकर और अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो हमें राष्ट्रवाद का पाठ कोई हिंदू राजा क्यों पढ़ाएगा, और मैं उससे उस हिंदू राजा से राष्ट्रवाद का पाठ क्यों पढ़ूँगा? मैं राष्ट्रवाद का पाठ तो अवध के नवाब से पढ़ूँगा ना, बंगाल के नवाब से पढ़ूँगा। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम राजाओं से मैं राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ूँगा, जिन्होंने जो अंग्रेज़ों से लड़े, शहीद हो गए, जिन्होंने अपना सब कुछ, उनका पूरा खानदान उनका तबाह हो गया। वो मेरे लिए असली राष्ट्रवाद के हैं। तो ये कहना गलत है कि भई मुस्लिम जो है वो कुरान को सबसे पहले मानता है, देश को सबसे बाद में मानता है। मुस्लिम भी उतना ही देशभक्त है जितना कि मैं और आप हैं। आपने राष्ट्रवाद की बात की। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, जियोपॉलिटिक्स में जैसा मैंने, मेरी किताब थी, काफ़ी अच्छी किताब गई, और उस किताब के अंदर मैंने शुद्ध देसी भाषा में आम रीडर्स तक कनेक्ट पहुंचाने के लिए उन्हें मैंने जियोपॉलिटिक्स का एक थ्योरी मैंने बताई। उस जियोपॉलिटिक्स की थ्योरी में मेरा ये दावा है और कहना है कि हमारे देश में जो भी सरकार बनी है, आज़ादी से लेके आज तक की, जी। वो फॉरेन इंटरफेयर की वजह से ही बनी है। जैसा भी विदेशी ताकतों ने चाहा, उन्होंने अपने हिसाब से अपना आदमी एज ए प्राइम मिनिस्टर इस देश के ऊपर रखा है। जनता पार्टी की सरकार भी जिसके आप अध्यक्ष हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो यदि किसी दिन मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा तो फॉरेन पावर्स की वजह से ही बनूंगा, मैं जनता की वजह से नहीं बनूंगा। मैं जवाहरलाल नेहरू से आप शुरू हो जाइए, इंदिरा जी से शुरू हो जाइए, राजीव गांधी पे जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी पे जाइए, मोदी जी पे जाइए, और कल को यदि राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो फॉरेन पावर्स की वजह से ही बनेंगे। पत्रकारिता से लेखन, हम्म। लेखन से राजनीति। तो हम्म। क्या जियोपॉलिटिक्स जो आपका लिखना जियोपॉलिटिक्स का क्या वो महत्वपूर्ण पड़ाव रहा कि आप बिल्कुल राजनीति महत्वपूर्ण में? पड़ाव रहा है।
ललित भाई, मैं आपको बताता हूँ, पत्रकारिता, एक्टिविज्म और राजनीति, इन तीनों में केवल एक सीढ़ी का फर्क है। जो एक पत्रकार होता है, बतौर पत्रकार यदि आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के ऊपर सेंटिमेंटल हो जाएंगे, पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के पीछे जब आप इमोशनल हो जाएंगे, तब आप उस सब्जेक्ट के एक्टिविस्ट कहलाने लग जाते हैं। और बतौर एक्टिविस्ट जब आप पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में और ज़्यादा डीप में चले जाएंगे और ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाएंगे, तब आप राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, किसी की भी उठा करके देख लीजिए। मान लीजिए कोई आदमी किसान नेता है, वो किसानों के लिए एक्टिविज्म की बात करते हैं, किसानों के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। एंड ऑफ द डे वो राजनीति में, वही हाल मजदूर नेताओं का है, वही हाल किसान नेताओं का है, वही हाल आप अदर एक्टिविस्ट का भी आप ले सकते हैं। आपका कौन सा सेंटिमेंट है जिसने आपको राजनीति में आने को प्रेरित किया? देखिए, मेरा जो सेंटिमेंट है वो है रिफॉर्म। रिफॉर्म के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, जुडिशियल रिफॉर्म है, बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो इस देश की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि देश के अंदर सरकार बदले ना बदले मैटर नहीं करता, व्यवस्था बदलनी चाहिए। हमारे देश की व्यवस्था जो है ना, वो एक मतलब अपने स्पीड पे चल रही है। उस व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री मैं हूँ, आप हैं, मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं, कौन आदमी प्रधानमंत्री है, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवस्था अपने तरीके से चल रही रिफॉर्म से याद आते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने भी अलग अलग पार्टियों के लिए काम किया, आपने भी अलग अलग पार्टियों के बिहाफ पे काम किया, या आपने कांग्रेस के बिहाफ पे भी आपने काम किया है, आप लिखते हैं। आपने शायद लालू प्रसाद यादव के बिहाफ पे भी आपने काम किया है, ठीक है। और तो क्या आप वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसी प्रशांत किशोर बातें कर रहे हैं रिफॉर्म के बारे में? देखिए, प्रशांत जी एक इलेक्शन मैनेजमेंट की एक इलेक्शन मैनेजमेंट कंसल्टेंट के नाम पे वो देश भर में फेमस है जी। उनके नाम पे कई सारी उपलब्धियां हैं कि उन्होंने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, फिर उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम बनाया, ममता बनर्जी को सीएम बनाया, जगन मोहन रेड्डी को सीएम बनाया, नीतीश कुमार को सीएम बनाया। तो बहुत बड़े आदमी हैं वो, मैं उनके आगे बहुत छोटा और बहुत मामूली आदमी हूँ। मेरे नाम पे ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है कि मैं कह पाऊँ कि मेरी वजह से कोई एक एमएलए भी बना हो। बिहार में वो भी सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपने भी अभी ऐलान किया कि जनता पार्टी बिहार की सभी सीटों पे। मेरा मानना है कि प्रशांत जी बिहार के अंदर बहुत अच्छा करेंगे, और ये कहना में मतलब मुझे कोई इफन बट महसूस नहीं हो रहा कि 2025 के जो बिहार असेंबली के जो चुनाव होंगे उसके अंदर प्रशांत जी एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे। और नो डाउट यदि वो अकेले अपने दम पे सरकार बना लें तो मुझे उसमें कोई अचरज महसूस नहीं होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि उनकी जो यात्रा थी, बिहार यात्रा, वो एक सफल यात्रा है? बिल्कुल सफल यात्रा है, कारण कि उन्होंने बिहार की नस नस को टटोला है उन्होंने। और जो ट्रेडिशनल जो राजनीति है, जो अपने आप को बपौती समझ रहे हैं कि भाई राजनीति तो हमारी बपौती है, तो उस बपौती वाली जो परिपाटी को प्रशांत जी टक्कर दे रहे हैं बिहार में। जी। और इसी विपत्ति के बीच में एक और अवधारणा आती है, ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर। तो अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान को भी आपने कोट किया कि उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो आपने कहा कि वो उस बयान पे कितना खड़े रहेंगे, तो आपने उनके ऊपर सवाल उठाया। तो आपका इसमें क्या मत है ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर में? देखिए, यदि आप केवल ऊपर के सेंटिमेंट्स के ऊपर में आप यदि चलें और आप ये कहें कि सोशल मीडिया पर तो हवा एकदम अपोजिशन की थी और चुनाव रिजल्ट में एकदम से ऐसा अजीबोगरीब क्यों आ गया। बहुत सारे अपोजिशन के लोगों का तर्क होता है कि वो सत्ता पक्ष के नेताओं को तो गांव वाले गांव में घुसने भी नहीं दे रहे थे उन्हें। क्या आप हरियाणा की बात कर रहे हैं या लोकसभा? मैं ओवरऑल सभी की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली हरियाणा, महाराष्ट्र, हर जगह लोकसभा में भी ये देखा गया है कि सत्ता पक्ष के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था। नो एंट्री के बोर्ड लगाए जा रहे थे, कोई उनके ऊपर चप्पल जूते भी फेंक रहा था, कोई उनके ऊपर स्याही भी फेंक रहा था। और फिर अपोजिशन का ये कहना है कि साहब इसके बावजूद भी वो जीत कैसे गए, है ना, कि सोशल मीडिया पे देखो हमारे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, हमारे इतने सारे लाइक कमेंट एंड शेयर्स हैं, उनके तो है ही नहीं, वो कैसे जीत गए।
तो ये एक अलग थ्योरी है। मेरा ये मानना है कि ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन रेज करना, शुरू-शुरू में मैं भी करता था ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन रेज। बट जैसे-जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, जब आप उस सब्जेक्ट के अंदर डीपली जाते हैं, मैंने ईवीएम के अंदर बहुत डीपली किया हूँ। पहले मेरा ये थॉट था, मैंने मेरी किताब के अंदर में भी डाला है कि ईवीएम मैनिपुलेट हो सकती है, ईवीएम हैक हो सकती जी, है, जी। ईवीएम रिग हो सकती है। जी। अब मेरा ये मानना है आफ्टर ग्राउंड एक्सपीरियंस कि देश की मतलब ईवीएम में गड़बड़ी संभव नहीं है। गड़बड़ी संभव नहीं है। एक्चुअल में होता ये है कि जो आदमी हारता है, वो अपने हार की असली वजह को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता। वो बजाय सेल्फ एनालिसिस करने के कि मैं क्यों हारा, वो अपनी हार के दूसरे कारण गिनाता है, ताकि वो अपने समर्थकों को सेटिस्फाइड कर सके, अपने जिन जिन लोगों ने भी उनको डोनेट किया, चंदा दिया, उनको वो सेटिस्फाइड कर सके कि मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन वो ईवीएम से ऐसा हो गया। जैसे आप देखते होंगे, जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे, आप पढ़ाई नहीं करते थे और एग्जाम में जब नंबर कम आते थे तो बहाना क्या होता था, पेपर बहुत टफ आया जी, ये 4 सवाल तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया मैं जी, एग्जामिनेशन और बिल्कुल। मैं 5 मिनट लेट पहुंचा जी, मैडम ने 5 मिनट पहले कॉपी छीन ली, और उधर से बहुत शोर हो रहा था, तो पीछे वाला लड़का मेरी बार-बार पेंसिल मार-मार करके मेरा ध्यान भंग कर रहा था, है ना? और एग्जामिनर बहुत टफ था जी, उसने बहुत हार्ड मार्किंग करी, इस तरह के हम एक्सक्यूज़ देते थे। हमने कभी ये दिल से स्वीकार नहीं किया कि हमारी पढ़ाई नहीं थी, हम पढ़े ही नहीं थे। जब आपने चुनाव लड़ा, आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, क्या हाँ, तब ईवीएम में नहीं, मैंने जो लोकसभा का जो चुनाव लड़ा था, वो मैंने एक एक्सपेरिमेंटल चुनाव लड़ा था। मैं ये जानना चाह रहा था कि चुनाव आयोग किस तरह से काम करता है, किस तरह से प्रक्रिया काम करती है, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, मतलब सिस्टम कैसे काम करता है, तो उसको उस काम को समझने के लिए सिस्टम के अंदर तो जाना पड़ेगा ना। उसके लिए मैंने चुनाव लड़ा था। मैंने चुनाव के अंदर कोई कैंपेन भी नहीं किया था। जो वोट आए थे वो अपने आप सोशल मीडिया पे मेरे किसी कैंपेन को देख करके अपने आप आ गए थे। वो चुनाव के अंदर मैंने चुनाव का फॉर्म भरने में जो पैसे लगाए थे, उसके अलावा मैंने मुश्किल से 10-20 हज़ार रुपए भी मैंने खर्च नहीं किए होंगे। वो चुनाव मैंने फॉर एक्सपेरिमेंट ही आप लड़ा अपनी था। किताब में जियोपॉलिटिक्स में आप लिखते हैं, चाणक्य लिखते हैं, चंद्रगुप्त लिखते हैं और न जाने किन-किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसी संदर्भ में आप जनता के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? भारत की जो जनता है, उसे समझाया नहीं जा सकता। भारत की जनता को इमोशनल बना करके बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। यदि आप भारत की जनता को जाएँगे और कहेंगे कि आप बेवकूफ़ हैं, या आपको फलाना नेता, फलानी पार्टी आपको बेवकूफ़ बना रही है, तो वो नहीं मानेंगे। लेकिन आप भारत की जनता को चाहे तो 10 बार 10 अलग-अलग तरीके से बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन उसे समझा नहीं सकते कि एक आप नाम बेवकूफ़ देना हैं। चाहेंगे तो क्या बेवकूफ़? डेफ़िनिटली बेवकूफ़। और हाल ही में जो एक मुद्दा है कि राज्यसभा के सभापति यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो आप जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से राज्यसभा के सभापति को क्या नाम देना चाहेंगे? राज्यसभा के सभापति जी, देखिए, वो एक संवैधानिक पद पर हैं, माननीय हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं। जी। अपोजिशन को उनसे तकलीफ है कि उन्होंने गवर्नर रहते हुए सत्ता पक्ष के एजेंट की तरह से काम किया। उपराष्ट्रपति रहते हुए भी वो अपने पद की गरिमा का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं हमारे सामाजिक और परिवेश पे आता हूँ। जी। एक घर है, उसके अंदर जॉइंट फैमिली है। जी। जेठानी जो बिहेव करेगी, जी। देवरानी भी वही करेगी, क्योंकि वो जैसे ही शादी होकर के अपने घर में आएगी, तो उसने अपनी जेठानी को वही करते हुए देखा है। हाँ, परिवारवाद। तो क्या हुआ कि जो भी एलिगेशंस हैं, जी। उन सारे एलिगेशंस, वो जो परंपराएं हैं, वो परंपराएं तो कांग्रेस पार्टी रख करके गई है ना। कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर्स का जितना मिसयूज किया है, जी। उन्होंने मिसयूज किया। उन्होंने रबड़ स्टैम्प गवर्नर्स बनाए, उन्होंने रबड़ स्टैम्प प्रेसिडेंट बनाए, उन्होंने, जिस चीज़ से वो भी डिनाई नहीं करेंगे। हुँ। तो जो सामने वाला आएगा, उनसे 4 कदम बढ़ कर के काम करेगा ना। तो यदि उन्होंने कोई आदर्श परिपाटी रखी होती, हुँ। यदि उन्होंने कोई एक आदर्श प्रस्तुत किया होता कि देखो, हमने पिछले 60 सालों के शासन में
जितने भी गवर्नर बनाए, प्रेसिडेंट बनाए, वो सब पद की गरिमा के अनुकूल चलते थे। उन्होंने एकदम टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो काम कर रहे थे, उन्होंने नहीं किया ना। तो सामने वाला आदमी उनसे 4 कदम आगे बढ़ करके और ज़्यादा वो पद की गरिमा की इंसल्ट कर रहा है, तो उसके अंदर सामने वाले की गलती थोड़ी है। उन्होंने सीखा यही है ना, अपने अपने से बड़ों से सीखा यही है। हमारे घरों में हम क्या बोलते थे बड़े भाई को? यदि आपके मान लो आपके 2 बेटे हैं, तो आप बड़े भाई को कहोगे ना कि अरे भाई सुधर जा, तू जो गलत हरकतें करोगे तो तेरे को देख-देख करके छोटा भाई बिगड़ेगा। वही तो है। तो कांग्रेस एज़ ए बड़े भाई सरकार में 60 साल रही है और उन्होंने बिगड़ैल के सारे काम किए हैं। अब आप वो कहेंगे कि देखो जी चीफ जस्टिस बेईमान है जी, वो तो ऐसे-ऐसे निर्णय देते हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद में राज्यसभा चाहिए, उन्हें रिटायरमेंट के बाद में पद चाहिए। तो मेरा ये पूछना है कि जितने भी चीफ जस्टिस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट स्टेट हाई कोर्ट के रहे हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के रहे हों, उन रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजों को सांसद बनाना, मंत्री बनाने की परिपाटी किसने शुरू करी थी? कांग्रेस ने शुरू की। रास्ता किसने दिखाया? कांग्रेस ने। यदि कांग्रेस ने रास्ता नहीं दिखाया होता तो आज बीजेपी वाले उस रास्ते पे नहीं चल रहे होते। फिर वो कहते हैं कि चुनाव आयोग बेईमान है, चुनाव आयोग बेईमान है, वो केचुआ है, वो ये है, वो ये है। मेरा ये सवाल आता है कि चुनाव आयोग में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, अब तो स्वर्गीय हो गए, एमएस गिल, मनोहर सिंह गिल। उनके रहते में ही ईवीएम आया था। मनोहर सिंह गिल को रिटायरमेंट के बाद में 2 बार राज्यसभा किसने भेजा? कांग्रेस ने भेजा। उनको केंद्रीय मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया ना। अब सवाल ये है कि बताओ जी कि कांग्रेस के बीच में और मनोहर सिंह गिल जो एक्स मुख्य चुनाव आयुक्त के, दोनों के बीच में क्या ऐसा लेन देन हुआ था? तो जब आप मुख्य चुनाव आयुक्त को आफ्टर रिटायरमेंट राज्यसभा भेजोगे, उन्हें केंद्र में मंत्री बनाओगे, तो उसके बाद में जो आदमी मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा वो भी तो यही सोच के आएगा ना कि यार वो एमएस गिल जी थे, देखो उन्होंने कांग्रेस की ऐसी सेवा करी कि वो राज्यसभा पा गए, केंद्र में मंत्री बन गए। तो अब जो नया आदमी इलेक्शन कमीशन बनेगा वो तो एमएस गिल को देखेगा ना कि मुझे भी एमएस गिल की तरह जो पार्टी पावर में है मुझे उसकी सेवा करनी है। तो गलत परिपाटी किसने डाली है? आपके लेखन को फॉलो करने वाले लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो आप जो कॉन्स्पिरेसीज बताते हैं उन्हें वो मनोहर कहानियों का भी नाम देते हैं। तो ऐसे लोग आपके ऊपर लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो अडानी को बचाने के लिए जो आपका लेखन होता है, उनके लिए आप क्या कहना मेरा चाहेंगे? ये है कि राहुल गांधी जी एक पर्टिकुलर फॉरेन इंस्पायर्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत अडानी का नाम बदनाम कर रहे हैं। इसमें भी कॉन्स्पिरेसी है? इसमें भी कॉन्स्पिरेसी है। रीजन, अडानी पिछले 2 सालों में इस सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित है। अडानी अडानी इस जो सरकार में पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा पीड़ित है। पिछले 2 सालों में? पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा पीड़ित है। फिर भी और वो टॉप में और बैठे हुए अडानी हैं। का कोई माई बाप नहीं है। अडानी पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा लॉस में है। नहीं, माई बाप की तो बात ही नहीं कर रहे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो भाई भाई हैं। नहीं नहीं, मैं भाई तो बाप की तो बात ही नहीं कर रहे हैं वो। वो कुछ भी नहीं है। मेरा ये पूरा तो दावा है। किसके बलबूते वो टॉप मेरा पर ये पहुंच गए मेरा हैं? ये पूरा, वो देखिए वो टॉप पे पहुंचे हैं अपने कर्म और अपने मेहनत की वजह से। जो भी हैं उनकी एक एक बिजनेसमैन का अपना एक बिजनेस आईक्यू होता है, उसका अपनी कैपिटल होती है, वो कैपिटल को कैसे जनरेट करे, कहाँ से लाए, और जो कैसे शेल लाए। कंपनीज के द्वारा जो इनडायरेक्ट जो पैसा लगाने की जो बातें हैं, फिर वो किस तरह ये हैं? जो सेल कंपनीज और इनडायरेक्ट पैसा, ये सारे कानून, ये सारे जो भी काम हो रहे हैं, ये सारे विद इन द लॉ हो रहे हैं ना। एक टर्म आती है आपने अवैध तरीके से काम किया, एक काम आता है कि आपने कानून के अंदर में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए आप गलत काम कर रहे हैं। तो ये जो है कि आपने सेल कंपनी बनाई, आपने टैक्स हेवन बनाए, आपने यहाँ से यहाँ राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स किया। तो राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स लाने का जो सिस्टम है, वो सिस्टम किसने तैयार किया था? ये तो कांग्रेस के नेता खुद बताएंगे ना कि ये सिस्टम किसका बनाया हुआ है। सिस्टम तो उन्हीं का बनाया हुआ है ना। उन्हीं के बनाए हुए सिस्टम पे यदि कोई चलेगा, चल रहा है वो। माई बाप से एक यदि वो सवाल। कहेंगे कि देखो जी वो 20-40 हजार करोड़ की कंपनी थी, वो एनसीएलटी बन गई थी, उसको इतने में हेयर कट लगा करके इतने में ले लिया, तो ये सारे कानून कौन लेकर के आया था?
ये सारे कानून वही लेकर के आए थे ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस देश में कोई भी काम लेकिन न तो क्या कांग्रेस करती है ना बीजेपी करती लेकिन है, ये सारे काम फॉरेन एजेंसीज इंस्पायर्ड होते हैं। बाहर की मतलब जो एजेंसीज होती हैं अगर वो डिक्टेट पिछले करती हैं। 10 सालों में अगर भाजपा की सरकार ना होती, हम्म, तो भी क्या अडानी इतना ही पैसा कमा पाते? बिल्कुल कमाता। ठीक है। और माई-बाप से जैसे आपने कहा कि उनका कोई माँ-बाप नहीं, आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? किसे मेरा कहते हैं? राजनीतिक गुरु सही मायने में देखा जाए तो किताबें हैं, जी, फिर भारत की जनता है, जी। भारत के भारत वोटर्स हैं। की वही जनता जिसे आप कुछ देर पहले बेवकूफ़ कह रहे थे। बिल्कुल, मैं ये भी कहूँगा कि वो बेवकूफ़ भी हैं और वो मेरे लिए राजनीतिक गुरु भी हैं। अच्छा, तो आप इसलिए अपने राजनीतिक गुरु को बेवकूफ़ कह रहे मैं बिल्कुल आप इन चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्टरी कहेंगे, हैं। लेकिन तय है, मैं उन्हें गुरु क्यों कहता हूँ? आपको पता है एक किस्सा है कि एक राजा ने एक पुल बनाया हुँ, और बोला कि जी इस पुल के ऊपर से जो भी आदमी पार होगा टोल टैक्स तो नहीं लूँगा, लेकिन टोल टैक्स के नाम पे उन्हें 2-2 कोड़े मारूँगा। हुँ, जनता जाती, मज़े से पुल पर से जाती और आदमी खड़े रहते, 2-2 कोड़े मारते। हुँ, तो राजा ने पूछा यार जनता दुखी हो गई होगी, रोज़ महीना भर हो गया, रोज़ बेचारे 2-2 हंटर खा रहे हैं। तो एक बार एक इंटरनल सर्वे करवाया कि देखें भाई जनता 2-2 कोड़े खा करके दुखी हुई है कि नहीं हुई। हुँ, तो इंटरनल सर्वे में ये आया कि साहब पुल के ऊपर वो कोड़े मारने वाले आदमियों की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, हुँ। क्योंकि वो 2-2 कोड़े मारता है, उसके बाद में पीछे लाइन लग जाती है, तो पुल पार करने में हमें बहुत टाइम लगता है। तो यदि आप कोड़े मारने वालों की क्वांटिटी बढ़ा दोगे, तो फटाफट हम 2-2 कोड़े खा करके पुल फटाफट पार कर लेंगे। तो ये जनता है। मैं आपको बताऊँ, देश में यदि आप हिस्ट्री पढ़ोगे, चाहे तुर्क आए, अफ़गान आए, मुग़ल आए, जी, तो उनसे लड़ा कौन? पूरी देश की जनता तो नहीं लड़ रही थी ना। नहीं। गिने-चुने 2-4% आदमी लड़ रहे थे। फिर जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों से लड़ा कौन? पूरे देश की जनता थोड़ी लड़ रही थी। 2-4% आदमी ही तो लड़ रहे थे। तो इस देश में जब भी कोई क्रांति होगी ना, तो 100% जनता कभी भी क्रांति नहीं करती। 95% जनता का मिजाज ये है, जो तुलसीदास जी ने कहा है, "कोउ नरक होई हमें क्या हानि", मतलब राजा कोई भी हो हमें क्या हानि, हम तो मतलब प्रजा हैं। भारत की जनता को जो राजा वाला जो कल्चर है, राजा होने का कल्चर, उसकी आदत लगी हुई है। उसकी आदत लगी हुई है। केवल 2-4% आदमी हैं जो रिवोल्ट करते हैं, जिन्हें व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए होता है, जिन्हें सत्ता में परिवर्तन चाहिए होता है, जिन्हें कुछ बदलाव चाहिए होते हैं, वो केवल 2-4% आदमी होते हैं। बाकी के लोग जैसा सत्ता क्या होगी, जैसा सुब्रमण्यम स्वामी जी वैसे आदमी हैं? स्वामी जी अ, हमारी पार्टी के काफ़ी टाइम तक सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं उनका एज ए व्यक्तिगत तौर पे बड़ा सम्मान करता हूँ। और स्वामी जी व्यवस्था परिवर्तन की तो मैं बात नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, सत्ता परिवर्तन में वो हर बार इंटरेस्टेड होते तो हैं। वो सत्ता परिवर्तन में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए क्या वो बार-बार नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं? देखिए, सत्ता पर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सत्ता परिवर्तन, एक होता है व्यवस्था परिवर्तन। हमारी पार्टी के जो संस्थापक थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जी, उनका थॉट था व्यवस्था परिवर्तन। जी। मैं उन्हीं के पॉइंट्स के ऊपर चल रहा हूँ, व्यवस्था परिवर्तन। सुब्रमण्यम स्वामी जी का थॉट था सत्ता परिवर्तन। उन्हें ये लगता है कि यदि सत्ता बदल जाएगी तो व्यवस्था बदल जाएगी। मेरा ये थॉट है कि सत्ता में चाहे कोई भी बना रहे, मैं जी। चाहे जीवन भर जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे मैं जीवन भर विपक्ष में रहूँ, मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे चाहिए व्यवस्था में परिवर्तन हो। दिल्ली में आप चुनाव लड़ने वाले हैं अभी। आप दिल्ली में चुनाव लड़ने वाले हैं। डीडीए शायद आपने एक अलायंस बनाया है। हुँ। क्या वो एनडीए की तर्ज पे है? कुछ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है क्या? वैसे ही दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है आपने? हमने दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया और ये सोच करके बनाया कि दिल्ली प्रदेश के अंदर में पिछले 28 सालों से भाजपा की सरकार यहाँ पे नहीं है। हुँ, दिल्ली प्रदेश में पिछले 10 सालों से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं है। हुँ। आम आदमी पार्टी यहाँ पे राज कर रही है। तो इस माहौल में अ, दिल्ली के अंदर, दिल्ली प्रदेश के अंदर एक वैक्यूम है और उस वैक्यूम का हमें फ़ायदा मिल सकता है। दिल्ली का यदि आप पिछले इलेक्शंस का रिजल्ट आप देखोगे तो कांग्रेस का स्कोर बहुत ही कम रहा है, मुश्किल से 4 साढ़े 4% उन्हें वोट मिलता है और बीजेपी
लोकसभा की चुनाव तो पता नहीं कैसे जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा में हमेशा आम तो आदमी आप ही पार्टी। बताएँगे लोकसभा के चुनाव कैसे जीत जाते हैं और वो विधानसभा में नहीं जीत पा रहे हैं, जनता वही है। तो इस हिसाब से तो जनता बहुत समझदार हुई कि उसे पता है कि किसको कहाँ चुनना है। अ, दोनों में दो अलग-अलग चीज़ें आती हैं। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ये होता है कि आपको देश में सरकार बनानी है, और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो ये होता है प्रदेश में सरकार बनानी है। आप हरियाणा का एग्जाम्पल ले लो, आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लो, आप यूपी का एग्जाम्पल ले लो। लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, स्टेट का मुद्दा हमेशा अलग होता है। ठीक है, तो आपके क्या मुद्दे हैं जिनके लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? या ऐसी कौन-सी व्यवस्था है जिसे आप बदलना चाहते हैं दिल्ली में? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 28 सालों से भाजपा की सरकार नहीं है, पिछले 10 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है। हुँ। तो ये बदलाव कोई बड़ा बदलाव क्या बदलाव नहीं ला पाए जिसे आप बदलना चाहते हैं? हमारा जो कंसर्न है वो व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के है। जी, व्यवस्था में हमेशा 3 चीज़ें होती हैं। जुडिशरी हमारी व्यवस्था का अंग है, उसके बाद में जो हमारी कार्यपालिका है वो व्यवस्था का अंग है, जो हमारी विधायिका है वो व्यवस्था का अंग है। विधायिका पे मैं सबसे पहले आता हूँ। आपने किताबों में पढ़ा है कि भाई मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल के नेता करते हैं। किताबों में यही लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है। जी। लेकिन जब भी किसी स्टेट में चुनाव होता है, चाहे वहाँ पे कांग्रेस जीते, चाहे वहाँ पे बीजेपी जीते, तब आप हमेशा देखते हो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तय आला कमान करेगा, ये तय हाई कमान करेगा। अब ये आला कमान और हाई कमान कहाँ से आ गया? स्टेट के अंदर चुनाव हुए और एक पार्टी चुनाव जीत गई, बहुमत में आ गई। जिसको मुख्यमंत्री बनना है, विधायक चुपचाप अपने वोटिंग करके तय कर लेना कि ये हमारा नेता है। अब इसके अंदर आला कमान और हाई कमान कहाँ से आ गया? इट मीन्स कि मुख्यमंत्री को विधायक नहीं चुन रहे, मुख्यमंत्री को कौन चुन रहा है? आला कमान और हाई कमान चुन रहा है। तो वो जो मुख्यमंत्री है वो न तो अपने जनता के प्रति जवाबदेह है। दिल्ली में तो आलाकमान ही मुख्यमंत्री हैं। देखिए, दिल्ली में ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी, जैसे आप किसी रीजनल पार्टी में चले जाइए, तो वहाँ पे जो आला कमान है वही मुख्यमंत्री है और वही पार्टी का अध्यक्ष है। और अगर आप उसकी उसी पार्टी को पंजाब में ले जाते हैं तो इन्होंने मिस कॉल कैंपेन चलाया कि हुँ, आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। जनता ने बताया कि हम भगवत मान को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। भगवत मान के चेहरे पे इन्होंने चुनाव लड़ा हुँ। और भगवत मान को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहाँ पे तो जनता ने चुना। फिर ऐसी कौन-सी व्यवस्था है कि जो दिल्ली में चुनाव लड़ने से जो बदली जाएगी? मैं उस व्यवस्था के ऊपर आना चाहता हूँ। व्यवस्था के ऊपर नॉट ओनली खाली दिल्ली नहीं है, व्यवस्था पूरे देश का है, क्योंकि हम चुनाव बेशक अभी 1 महीने बाद में दिल्ली में है, लेकिन जो हमारा एजेंडा है वो तो पूरे देश के लिए है। तो का विधायिका के अंदर मतलब ये है कि जो अ, जनप्रतिनिधि है, वो जनता के लिए ज़िम्मेदार रहे। विधायिका में जो रिफ़ॉर्म है उसमें ये आता है कि सबसे पहले राइट टू रिकॉल, जनता ने वोट दिया, अब विधायक जी काम नहीं कर रहे। अब आप देखो, जब भी कोई असेंबली में या पार्लियामेंट में जब कोई बिल पास होता है, तो क्या होता है, पार्टी एक व्हिप जारी करती है, सारे सांसद, सारे एमएलए आ जाओ, इस बिल के समर्थन में तुम्हें वोट डालना है। बिल्कुल। तो बिल के समर्थन में वोट डालना है, ये डिसाइड कौन कर रहा है? पार्टी अध्यक्ष डिसाइड कर रहा है ना। हुँ। उस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है उस बिल के ऊपर, वो बिल को चाहती है या नहीं चाहती, उस बिल के ऊपर वो पसंद करती है या ये नहीं करती, ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन चला गया ना। हुँ। भाई बीजेपी के अध्यक्ष ने बोला या कांग्रेस के अध्यक्ष ने बोला कि फलाने बिल को सपोर्ट करो, जाओ पार्लियामेंट में व्हिप आया हुआ है, जाकर के उसके समर्थन में वोट दे दो। हुँ। जनता कहाँ है? जनता से किसने पूछा कि भाई फलाना बिल हमें चाहिए या नहीं चाहिए? हुँ। वो जो सांसद है या जो विधायक है, क्या वो अपने वो क्षेत्र की जनता के बीच में वो बिल लेकर के जाता है कि जी ये फलाना बिल है, असेंबली में पार्लियामेंट में आने वाला है, ये बिल आपको पसंद है या नहीं है, इस बिल से आपको क्या नफ़ा नुकसान होगा, मैं इस बिल के फेवर में रहूं या अगेंस्ट में रहूं। तो जो आदमी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है उसके पास में पार्टी लाइन से परे जाने का तो कुछ चारा ही नहीं है ना। हुँ। ये है रिफॉर्म, जो मैं चाहता हूं कि विधायिका के अंदर रिफॉर्म आए, कि जब भी कोई पार्लियामेंट में असेंबली में बिल आए तो उसके ऊपर एक नेशन वाइड चर्चा हो। जैसे सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते हो, एक चलता है कैंपेन कि भाई बिग बॉस में कौन जीतेगा, हुँ। बिग बॉस में किसको वोट करोगे। हुँ। तो जब बिग बॉस में कौन जीतेगा उसको करने के लिए जब एक एसएमएस कैंपेन चल सकता है, तो जब पार्लियामेंट में असेंबली में कोई बिल आ रहा है तो उसके लिए कैंपेन क्यों नहीं चल सकता?
जनता बताएगी ना कि भाई ये बिल हमें चाहिए या नहीं चाहिए। जब जनता बता देगी, आप इस मतलब विधानसभा क्षेत्र से कौन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा, उसके लिए जब पार्टियां आप सर्वे करा सकती हैं कि ये आदमी जीतेगा, ये आदमी नहीं जीतेगा, तो जब बिल आता है तो उस बिल के लिए आप अपने क्षेत्र में सर्वे क्यों नहीं कराते कि भाई जनता को ये बिल चाहिए या नहीं फिर चाहिए? उसमें तो राइट टू रिकॉल की मांग भी उठेगी। बिल्कुल आएगी, राइट टू रिकॉल भी है हमारा, कि यदि क्षेत्र की जनता ये कहे कि हमने जिस आदमी को जिता करके भेजा, यार ये हमारे काम तो कर ही नहीं रहा, ये हमारे फोन उठा ही नहीं रहा, ये हमसे मिलता ही नहीं है, तो एक राइट टू रिकॉल की मांग होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है कहाँ? एमएलए एमपी बनकर के भी वो क्षेत्र की जनता की मांग तो संसद में विधानसभा में उठा ही नहीं सकता ना, वो तो पार्टी के लिए लायबल है। तो पार्टी का जो अध्यक्ष है, चाहे बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना। नहीं, अभी भी तो जितनी भी चीजें हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के तो अंडर ही आके हो रही है। वो लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं हो रहा ना। मैंने एक वर्ड किया कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और एक आप लीगली गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये लीगली गैर कानूनी काम हो रहे हैं। लीगली गैर कानूनी काम। पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा है, असेंबली में बिल पास हो रहा है, लेकिन किसकी मंजूरी किसने दी भाई? उसको मंजूरी तो कोई दे नहीं रहा ना। एक देश एक चुनाव, हम्म, जब ऐसा बिल जब पास हो जाएगा जब हम्म। संसद में, तो राइट टू रिकॉल के क्या मायने रह जाएंगे? तो पहली बात तो एक देश एक चुनाव प्रैक्टिकली वायबल नहीं है। लेकिन मोदी जी तो प्रैक्टिकली कहते हैं कि कांग्रेस करती आ रही थी। शुरू में, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम कांग्रेस के अलावा और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं। शुरू के 20-25 सालों तक तो यही था ना, कि उस टाइम जब एक सिस्टम नया नया जनरेट हुआ था, जब देश आजाद हुआ था, कांग्रेस के अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं। यदि कोई खड़ा होता था तो कोई इक्का दुक्का कोई इंडिपेंडेंट भले खड़ा होता लेफ्ट। होगा। लेफ्ट था, गिने चुनाव था। तो उस टाइम क्या होता कि एक देश एक चुनाव होता था, क्योंकि देश में उस टाइम ले दे करके वही थे तो वो जीत जाते थे। तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी कि हाँ भाई देश की आज़ादी में कांग्रेस का योगदान था, तो उन्होंने उस क्रेडिबिलिटी को 20 साल 25 साल 30 साल अनडिस्प्यूटेड एंजॉय किया ना। तो आप किस किस पार्टी के साथ मिलके आपने जो डीडीए है वो बनाया है? इसमें दो हैं, एक जनहित दल है, एक दिल्ली जनता पार्टी है। इन दोनों दलों को हमने साथ में लेकर के दिल्ली में दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया हमने। ठीक है। और जैसे आप व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, तो आगे आने वाले समय में कभी ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पार्टी से मदद की जरूरत है, तो क्या आप उनके साथ जाएंगे, उनके साथ शामिल होंगे, या कांग्रेस पार्टी को, किसी भी मुख्य धारा की हम पार्टी को? हर आदमी की मदद के लिए तैयार हैं। जी। पर्टिकुलर देश हित में, जनहित में, किसी भी तरह के सोशल कॉज में जहाँ कहीं भी हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, जी। हम हर उस आदमी के साथ में हैं। दिल्ली चुनाव के बाद जनता पार्टी का अगला पड़ाव क्या है? बिहार। बिहार चुनाव, बिहार की हर सीट पे आप चुनाव लड़ेंगे? हमने बिहार में ताज़ा अभी हमने हमारी स्टेट यूनिट का इनॉग्रेट किया है हमने। जी। और अभी हमने हमारे स्टेट यूनिट को ये निर्देश दिए हैं कि पटना और आसपास के इलाकों में अभी अपने संगठन प्रभाव के ऊपर वो ध्यान दें। और दिल्ली चुनाव निपटने के बाद में फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक मैं बिहार में ही बिहार रहूँगा। में किसी के साथ गठबंधन की उम्मीद, जैसे यहाँ पे डीडीए बनाया, वहाँ पे क्या आप बीडीए बनाएंगे? डेफिनेटली कुछ ना कुछ बनाएंगे, जी। क्योंकि अभी हम लोग, हमारी पार्टी का नाम और हिस्ट्री बेशक बड़ी है, लेकिन वर्तमान में अभी हमारा संगठन बहुत छोटा है, हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, जी। साधन संसाधन नहीं है। तो हम लोग कुछ लाइक माइंडेड लोगों को, कुछ हमारी से मिलती जुलती पार्टियों को साथ में लेकर के हम एक अपना अलायंस तो बनाएंगे ही। और आपने जैसा कि कहा कि आपकी राजनीतिक गुरु किताबें हैं, तो आप हमारे दर्शकों के लिए 5 ऐसी कौन सी किताबें सुझाएंगे जो उनका राजनीति में उनकी दिलचस्पी जगाएं और जो उनको मोटिवेट करें? ऐसी 5 किताबों के नाम आप बताइए। मैं देखिए, किताबों के नाम तो बहुत सारी हैं, जी। कौन से 5 के नाम बताऊं? जी। मेरा जो देश की जो युवा पीढ़ी है उन जी। सबसे ये आग्रह है कि वो अ, खुद को सोशल मीडिया से डिटॉक्स करें। जो रोज का जो 1.5 GB डाटा जो हमें फ्री दिया जा रहा है ना, वो जी। एक कॉन्स्पिरेसी है, और हमें उस 1.5 GB डाटा से बाहर आना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप किताबें पढ़ेंगे, पर्टिकुलर यदि राजनीति से रिलेटेड, राजनीति के इतिहास से रिलेटेड,
आप अमेज़न पे सर्च कीजिए, दुनिया भर की आपको किताबें मिलेंगी। आप लाइब्रेरी में जाइए, पढ़िए। आपको पूरी किताब पसंद नहीं आ रही, किसी किताब के 2 ही चैप्टर पसंद आ रहे हैं, तो आप 2 ही चैप्टर पढ़िए, पूरा किताब मत पढ़िए। तो जब आप किताबें पढ़ेंगे, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को के डीप में जा करके पढ़ेंगे, तो आपको नॉलेज मिलेगी। और वो जो नॉलेज जो है, वो फ़ेसबुक और ट्विटर पे आपको नहीं मिलेगी वो। फेसबुक के ट्विटर और इंटरनेट डेटा 1.5 GB से एक और चीज़ जो आप लिखते हैं कि भारत की जनता को टीका लगाया गया है, बिल्कुल। जो भारत की जनता के मालिक को बचाने के लिए है। देखिए, वो जब कोविड आया था और कोविड की वैक्सीन्स आई थी, जी, मैं पहला आदमी था जो कोविड वैक्सीन्स का अगेंस्ट में था। मैंने बनती कोशिश कभी भी मास्क नहीं लगाया। मैंने कोरोना की वैक्सीन्स भी नहीं लगाई। मैंने करीब-करीब 500 लोगों को मैंने वैक्सीन नहीं लगने दी। ओके। वैक्सीन लगी है, आधार कार्ड में वैक्सीन लगी है। हमारे पास में वैक्सीन का सर्टिफ़िकेट है। हमने उस वैक्सीन को हमारी करप्शन बॉडी में अंडर लो। इंजेक्ट नहीं किया। करप्शन अंडर लॉ। ओके। 2 तरह के करप्शंस होते हैं, कुछ करप्शन अच्छे के लिए होते हैं। हमने कहा हमें वैक्सीन नहीं लगवानी भाई। और आज एक बीमारी आई कि जी कोरोना पता नहीं कहाँ से एक बड़ी अजीबो-गरीब बीमारी आ गई और 10 दिन बाद के अंदर उस बीमारी का वैक्सीन भी आ गई और जहाँ पे 2-3 कंपनियाँ आके कहने लगी कि हमने वैक्सीन बना ली, वैक्सीन बना ली। अरे मज़ाक है क्या कोई? इतनी सारी देश के अंदर बीमारियाँ चल रही हैं, आज तक तो उनका कोई ये तो इलाज तरह नहीं की है। कॉन्स्पिरेसी थी। वो इस तरह की टोटली कॉन्स्पिरेसी थी। वो जनता को एक गुलाम बनाने की टेक्निक्स थी। पॉपुलेशन को कम करने की साजिश थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे, पॉपुलेशन को कम किया जाए। फिर उसके बाद में हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर किया जाए। आज आप देखो उस पर्टिकुलर वैक्सीन कॉन्स्पिरेसी के अंदर रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी दोनों मिल कर के वैक्सीन एंड फार्मा कंपनियों का प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस वाले क्या चिल्ला रहे थे, हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी, हमारे बुजुर्गों की वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी, हमारी सेकेंड डोज कहाँ गई, हमारी थर्ड डोज कहाँ गई। मैं एक ऐसा आदमी था जिसने वैक्सीन के लिए रोका था, हर जगह रोका था। हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी लगाई थी। जब 2022 के अंदर 5 स्टेट के असेंबली चुनाव थे, मैंने रोका था। एज ए जनता पार्टी प्रेसिडेंट हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली थी कि एक तरफ हेल्थ मिनिस्टर का ये कहना है कि दूसरे डोज का इंजेक्शन लेने के बाद में तीसरा डोज बूस्टर डोज लेने के लिए 6 महीने का गैप होना चाहिए। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कहती है 3 महीने का डोज होना चाहिए। तो इनसे पूछ तो लो कि भाई 3 महीने वाला गैप माने कि 6 महीने वाला गैप माने। तो जब ये खुद ही एक राय पे नहीं है तो आप बूस्टर कैसे लगा दोगे बिना किसी जांच के? हम क्या कोई मतलब चूहे बिल्ली हैं जो आप मर्जी है जो कंपनी कोई टीका बनाएगी और सीधे डाल देगी। तो बूस्टर डोज जो है वो केवल और केवल हमारी उस पीआईएल की वजह से बूस्टर डोज नहीं लग पाया था। मैंने कई सारे स्टेट के एसपी को, डीएम्स को हमने लेटर्स लिखे थे कि आप बूस्टर डोज किसी भी हालत में अपने लोगों को मत लगवाइए, ये फ्रॉड है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फ्रॉड है। उसके बाद में आप देख लीजिए लोग बाग मर रहे हैं, कोई जिम में मर जा रहा है, कोई साइकिल चलाते चलाते मर जा रहा है, कोई खेलते खेलते। तो जो चीजें आज हो रही हैं, आज उसके ऊपर चर्चा हो रही है कि ये आदमी कैसे मर रहा है। युवाओं को जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसके पीछे कोरोना वैक्सीन का हाथ है। कोरोना वैक्सीन का हाथ है। और कोरोना वैक्सीन क्यों, गवर्नमेंट का हाथ है। हमारी गवर्नमेंट का हाथ है, हमारी रूलिंग पार्टी का हाथ है, हमारी अपोजिशन पार्टी का हाथ है। सभी को लपेटे में ले मैं रहे इन हैं। सबको लपेटे में ले रहा हूँ। और उस टाइम जनता बेवकूफ़ है। वो मैं जनता बेवकूफ़ इसलिए कहता हूँ कि जब हम बोलते थे कि ये वैक्सीन मत लगाओ, ये मास्क मत पहनो, तो जनता हमें कहती थी तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तुम ज़्यादा होशियार हो। लेकिन चालान भी तो कट रहे थे। हमने आज तक चालान नहीं दिया। हम हर चौक चौराहे पे पुलिस वालों से उलझे हैं। हम हर चौक चौराहे पे पुलिस वालों से उलझे हैं कि हम नहीं लगाएंगे। तो जनता को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा, सवाल रेज करना पड़ेगा। हमारी जनता में सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सवाल रेज नहीं करती है। वो उस जनता की तरह है कि कारिंदे बढ़ा दो, 2 कोड़े खा लेंगे, लेकिन टाइम बहुत लगता है। ये इसी के जी, साथ तो हम आपसे चलिए। इजाज़त चाहेंगे। आपको आने वाले दिल्ली चुनाव के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। शुक्रिया। धन्यवाद।